अब इंस्पेक्शन ऑफ मेजर एसेट्स, जो मेजर एसेट्स रहता है मैंने आपको अभी बता दिया कि उनका फोटो ले लो। ठीक है, तो बेसिकली मेजर एसेट्स का हम लोग फोटो ले लेंगे, साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ले लेंगे। ठीक है, और जो मेरा सीवी में भी रहता है, जो मेरा जैसे कोई फैक्ट्री मेरा बन रहा है, ठीक है, तो उसका मैं एज ए रेगुलर इंटरवल उसका फोटो ले लूंगा कि हाँ ये मेरा काम अभी वहाँ पे चल रहा है साइट इंस्पेक्शन पे, उनका हम लोग फोटो ले लेंगे। ठीक है, जो कैपिटल अमाउंट आ रहा है उसका मैं सीवी का अमाउंट मैं कैलकुलेट कर लूंगा, मैं आपको बता दूंगा जब हम लोग सीवी करेंगे उस टाइम पे बता दूंगा। ठीक है, अब जो मेरा ऑनरशिप है, अभी तो मैंने एग्जिस्टेंस चेक कर लिया। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे कैसे होता है। नाउ वेदर द एसेट इज बिलोंग्स टू द कंपनी और नॉट, वो हम लोग चेक करेंगे। बेसिकली ऑनरशिप हम लोग चेक करेंगे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एसेट एसेट एक्चुअली बिलोंग्स टू द कंपनी, ये भी हम लोग हमें कारों में रिपोर्ट करना होता है कि अगर इफ एनी टाइटल डीड is not in the name of the company for then we need to disclose that separately in our financial statement as well as in caro report. Confirm that company legally owns the assets, वो जो जैसे इसमें बहुत सारे केसेस में क्या होता है, सपोज करो कंपनी का नाम चेंज हो गया, एबीसी लिमिटेड था। ठीक है, एबीसी लिमिटेड के नाम पे आज से 10 साल पहले एक लैंड या बिल्डिंग इन्होंने ले रखा था, बाद में जाके इन्होंने कंपनी का नाम चेंज कर दिया। कंपनी का नाम अब एबीसी डी लिमिटेड होगा, डी के साथ मर्जर के बाद मान लो। तो अभी कंपनी का नाम एबीसी डी है बट एसेट तो एबीसी के नाम पे है। ठीक है, अब आप ये तो नहीं करो कि एबीसी से आप पूरा का पूरा एसेट सी एबीसीडी के नाम पे कर दोगे, वो एज इट इज आप कैरी फॉरवर्ड करते रहते हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, एसेट अभी कंपनी के नाम पे नहीं है क्योंकि कंपनी का नाम चेंज हो गया है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कारों में हम लोग रिपोर्ट करते हैं कि दिस एसेट डज नॉट बिलोंग टू द कंपनी। हाँ, और क्यों नहीं, क्योंकि कंपनी का पहले का नाम ये था, अभी ये नाम ये है, तो हम डिस्क्लोज दे देते हैं कि अब भी ये एसेट अभी भी पिछले कंपनी के नाम पे ही है। ऐसे करके हमें डिस्क्लोज देना पड़ता है। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग लीज डीड देखेंगे फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी डॉक्यूमेंट्स, स्टैम्प ड्यूटी का डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखेंगे। या फिर मेरा प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी में परचेस ऑर्डर से देखूंगा कि हाँ ये ऑर्डर मैंने ही दिया था उसको, और उसका इनवॉइस मेरे पास है प्लांट एंड मशीनरी का। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग अगर मैं उसको ये कर रहा हूँ, खुद से इन हाउस बिल्ड कर रहा हूँ, तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी रहेगा। वेंडर एग्रीमेंट रहेगा कि जो वेंडर मुझे दे रहा है, जो मशीन सप्लाई कर रहा है वो मेरे ही नाम पे है, मैंने उसके साथ एग्रीमेंट करा था। डिलीवरी चलान लूंगा। बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इम्पोर्ट, अगर मेरा कोई कोई माल मैंने इम्पोर्ट करा है तो मेरे पास बिल होना चाहिए कि हाँ ये इसका है। इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट्स लेंगे। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, म्यूटेशन डीड्स जो भी होता है वो सब मैं ले लूंगा। आफ्टर दैट वी नीड टू चेक वेदर एनी चार्ज हैज बीन क्रेडिटेड ऑन दोज एसेट्स और नॉट। ठीक है, मैंने मैंने मशीन खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में मैंने कुछ लोन ले रखा है अगर, तो मुझे वो भी चेक करना है। ये आप डायरेक्ट एमसीए के वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। एमसीए का जब कंपनी आप नाम डालोगे तो वहाँ पे आ जाता है कि ये चार्ज क्रिएटेड है, और चार्ज मस्ट बी क्रिएटेड विद इन 30 डेज। जब भी आप लोन लेते हो या फिर कुछ आप कोलेट्रल देते हो तो विद इन 30 डेज आपको चार्ज क्रिएट करना होता है। चार्जेस आर रजिस्टर्ड विद द एमसीए, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये मैं एक एक करके आपको दिखा दूंगा अभी जब मैं ये करूंगा। फॉर लीज एसेट्स, जैसे आरओयू का मैं लीज एग्रीमेंट से चेक करूंगा, जो भी लीज एग्रीमेंट में रहता है वो चेक करूंगा। ये आपको मैं एग्जांपल अभी दिखा दूंगा कि मैं कैसे करता हूँ। ये फॉर एसेट कैपिटल आप कॉस्ट आप चेक करते ही हो। बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी मेरा कोई प्रोजेक्ट होता है, सपोज करो कि मैं एक फैक्ट्री प्लांट सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है, न्यू एक्सपेंशन, तो कंपोनेंट अकाउंटिंग हमें फॉलो करना होता है। आपको पता है कि उस प्लांट में जो भी मेरा प्रोजेक्ट रहता है, मेरा लैंड का प्राइस इतना रहेगा, मेरा मशीन इतना रहेगा, ऑफिस इक्विपमेंट रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, बहुत में टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स रहेंगे। वहाँ पे अगर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, बिल्डिंग रहेगा। तो इनका कॉस्ट, जो भी उस प्रोजेक्ट में जो भी कॉस्ट लग रहा है मैं इनकर तो करते रहता हूँ। बट जब मैं कैपिटलाइज करता हूँ, लैंड को अलग कैपिटलाइज करता हूँ, मशीन को अलग करता हूँ, बिल्डिंग को अलग करता हूँ। ऐसे ऐसे हम लोग उसको कैपिटलाइज करते हैं। तो ये जो मैंने आपको ऐसे कैपिटलाइज ये रखा है, वेरीफाई कॉस्ट कंपोनेंट। पहले तो आपने, और इसका हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग रजिस्टर रहता है, ठीक है, और आपको पहले से ही पता रहता है कि ये जो पोर्शन है, ये जो मेरा कॉस्ट कंपोनेंट है, सपोज करो मैंने मशीन लगाया तो मुझे पता है ये मशीन है, इसको मैं जब कैपिटलाइज करूंगा इसको प्लांट एंड मशीनरी में डालूंगा।
ये आपको पहले से पता रहता है। वो एक रजिस्टर रहता है, वो रजिस्टर आपको क्लाइंट देता है। आप बोलेंगे कि वो बोलेगा इतना एसेट्स मेरा ऐड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो उस एसेट्स में आप वो आपको सारा कुछ देगा। आप उनको बोलोगे मुझे जो कैपिटलाइजेशन आपने करा है वो कैपिटलाइजेशन का मुझे पूरा लिस्ट दे दो, तो दे देंगे। ये मेरा सीवीप का था, जो मेरा इस प्रोजेक्ट का ये सीवीप था, इसमें से मैंने इतना कैपिटलाइज कर रखा है। और पार्सल कैपिटलाइजेशन भी चलता है कि मैंने जैसे पार्सली रेडी फॉर यूज अगर हो रहा है तो मैं उतना उतना कैपिटलाइज करते चलता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एसेट था, इसको मैंने लेंड करा है, इसको मैंने बिल्डिंग में डाला, इसको मैंने प्लांट एंड मशीनरी में डाला, इसको मैंने फर्नीचर एंड फिक्चर्स में डाला है, ठीक है। इसको मैंने फर्नीचर एंड फिक्चर्स में डाला है। और जो मेरा ओवरहेड एक्सपेंस रहता है उसको मैं उसी के बेसिस पे एलोकेट कर देता हूँ। एलोकेशन करने का भी एक सिस्टम ये होता है, बेंचमार्क रहता है, मैं उस हिसाब से उसको मैं एलोकेट कर देता हूँ सारे, इधर लैंडिंग में बिल्डिंग में, ऐसे ऐसे जहाँ पे भी मेरा ओवरहेड एक्सपेंस एलोकेट हो सकता है वैसे करके मैं उसको एलोकेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यही है, परचेस प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फ्रेट, ये सब मेरा पार्ट रहता है उस एसेट्स का। जैसे कि मेरा एम्प्लॉय ए वर्क फॉर 3 मंथ्स ऑन अ प्रोजेक्ट ए, ठीक है। तो एम्प्लॉय ए जो था वो मेरा एक प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था, तो उसको मैंने 12 महीने का सैलरी दिया, 12 लाख रुपए। बट वो जो 3 महीने जो उसने मेरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उसका 3 महीने का जो इंजीनियरिंग कॉस्ट रहेगा जो भी, वो मैं कैपिटलाइज करूंगा, ना कि मैं एक्सपेंस ऑफ करूंगा। जो 3 मंथ सैलरी टू बी कैपिटलाइज, मैं उसको 3 महीने का सैलरी कैपिटलाइज करूंगा, तो उसका पूरा एक रजिस्टर मेंटेन होता है कि हाँ कौन सा प्रोजेक्ट पे कौन कितना काम कर रहा है। फिर मैं कैपिटल एंड रेवेन्यू टेस्टिंग करता हूँ, वेदर ऑन जो भी मेरा एसेट कैपिटलाइज, मतलब जो भी मेरा एक्सपेंस कैपिटलाइज हो रहा है वो कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है। जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैन नॉट बी कैपिटलाइज। हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का शेड्यूल लेके स्क्रूटनाइज करते हैं और उसको मतलब अपने प्रोफेशनल जजमेंट अपने हिसाब से देखते हैं कि हाँ ये कैपिटलाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑल्सो ऑब्टेन सीवी रजिस्टर टू चेक इफ एनी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज कैपिटलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करता हूँ। इंपेयर टेस्टिंग भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे होता है। अभी जब हम लोग अभी 2-4-5 मिनट में हम लोग जब ये स्टार्ट करेंगे एक्सेल पे, तो आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। मतलब इंपेयरमेंट इंडिकेटर, जो प्लांट शट डाउन है, डिक्लाइन इन मार्केट डिमांड है, मशीन ऑब्सोलीट हो गया है, ठीक है, अंडर 136। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, मेरा कंपनीज एक्ट बोलता है, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2 में रहता है मेरा लाइफ, वहां से मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। यूजफुल लाइफ वहां से चेक करेंगे। और जो भी एसेट मेरा सोल्ड है वो भी मैं अभी करूंगा, एसेट सोल्ड दिखा दूंगा। एसेट डिस्पोजल हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। सेल इनवॉइस देखेंगे, रिमूवल ऑफ एसेट, अप्रूवल अप्रूवल चेक करूंगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट करूंगा इस पे। ये सब करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि एसेट एग्जिस्ट ऑन रिपोर्टिंग डेट, कंपनी ओन्स देम, करेक्टली वैल्यूड, डेप्रिसिएशन इज प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको रोल फॉरवर्ड टेस्टिंग कराऊंगा, एडिशन टेस्टिंग, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच एक्सेल पे देखेंगे कि क्या कैसे करना है। तो चलो हम लोग पीपी को पीपी का वर्कबुक हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं एक्सेल में, वो देखते हैं। और एक्सेल पे ही अब पीपी का टेस्टिंग कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे ऊपर में जिस भी हमारा सी ए फॉर्म का नाम रहता है वो सी ए फॉर्म का नाम लिखते हैं, कोई भी एज ए एंड एसोसिएट्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जिस भी कंपनी का हम लोग ऑडिट करते हैं उसका नाम ऊपर में रहता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रिलायबल लिमिटेड, स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर द पीरियड एंडेड March 31, 2026, ठीक है। तो सबसे हम लोग जो भी काम करते हैं ऑडिट में बोलते हैं वर्क नॉट डन इज वर्क, सॉरी वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज वर्क नॉट डन। आपने क्या काम किया है, आप क्लाइंट प्लेस पे जाते हो, आपके मैनेजर्स आपको बोलेंगे आपने आज दिन भर में क्या किया, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा तो आप क्या बोलोगे कि मैंने क्या किया, बस झक मारा। तो वो सब हमें सब कुछ डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। हम वहाँ पे क्या क्या हमने किया सब कुछ हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वर्क डन हम लोग लिखेंगे कि बेसिकली ईटी हैज ऑब्टेन्ड शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि हमने क्लाइंट से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का शेड्यूल लिया है। जैसे इस लिंक पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका शेड्यूल है, ये बेसिकली मेरा नोट्स का पार्ट रहता है, ठीक है। ये रहा मेरा ये मेरा पीपी रजिस्टर रहता है जो क्लाइंट मुझे देता है।
ये मेरा लोकेशन हो गया। और मेरा कारो स्पेसिफिकली बोलता है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करा है या नहीं है पीपी का। तो उसमें जो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन रहता है, लोकेशन रहता है, उसमें एसेट क्लास नेम, मैंने मेरा बिल्डिंग है, कंप्यूटर्स है, फर्नीचर एंड फीचर्स है, लैंड है, ऑफिस इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, सब कुछ है इसमें मेरा। जो मैंने आपको बताया था कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एसेट्स के साथ टैग हुआ रहता है। तो दीज आर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एसेट्स का। और जब मैं फिजिकल वेरिफिकेशन पे जो एसेट्स को स्कैन करता हूँ, अभी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो स्कैन करता हूँ, तो वहाँ पे ना मेरा एक्सेल में यही सब नंबर वहाँ पे प्लॉट हो जाता है। फिर हम लोग VLOOKUP लगा के इसको मैप कर लेते हैं कि कौन सा एसेट मेरा अभी भी है या कौन सा एसेट मेरा मिसिंग है। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। फिर एसेट डिस्क्रिप्शन रहता है कि मेरा बिल्डिंग में जो मैंने डाला है वो ऑफिस बिल्डिंग है या फैक्ट्री बिल्डिंग है या फिर रेसिडेंशियल कोई बिल्डिंग है जो मैं अपने डायरेक्टर सबको देता हूँ रहने के लिए। फिर लैपटॉप का मेरा मॉडल नंबर रहता है, ये सब कितने क्वांटिटी है। यूजफुल लाइफ में चेक करता हूँ, जैसे यहाँ पे आप यूजफुल लाइफ देखोगे 3 साल मेरा इसका होगा कंप्यूटर का, 5 साल मेरा इंटेंजिबल एसेट्स का होगा, 8 साल मेरा ऑफिस इक्विपमेंट्स का होगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर प्लांट एंड मशीनरी का होगा, 15 साल 60 साल मेरा बिल्डिंग का रहता है। ठीक है। कैपिटलाइजेशन डेट, बेसिकली दिस इज द डेट ऑन विच एसेट हैज बीन कैपिटलाइज्ड एंड एसेट इज रेडी फॉर यूज। यहीं से मेरा डेप्रिसिएशन स्टार्ट होता है। फिर मेरा ग्रॉस ओपनिंग रहता है, मेरा ग्रॉस ये बेसिकली मेरा कॉस्ट है कि मेरा मैंने एसेट्स कितने वैल्यू पे कैपिटलाइज करा है। अगर जो भी मेरा एसेट एडेड ड्यूरिंग द ईयर है, मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा, जो भी मेरा यहाँ पे एसेट्स एडेड ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है, जैसे ये है एक चार मैंने यहाँ पे 25 का करा हुआ है, ठीक है, मैं इसको 25 ही कर देता हूँ अभी के लिए फॉर द ईयर 25। ठीक है। तो मेरा जो भी एसेट्स कैपिटलाइज है यहाँ पे, ये जो इसका आगे आपको आएगा ये, तो ये जो मेरा एक डेट है, इसका मैं क्यूडी करता हूँ कि ये मेरा कितना कैपिटलाइज हुआ है। ये 8,50,000, हाउ इज दिस वैल्यू डिराइव्ड, उसका मैं सारा डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ। जब मैं टीओडी अभी दिखाऊंगा पीछे जो मेरा एडिशन टेस्टिंग और डिलीशन टेस्टिंग, मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा ये करके। ठीक है। उसके बाद मेरा सेल्वेज वैल्यू रहता है। सेल्वेज वैल्यू बेसिकली 5% ऑफ 5% ऑफ मेरा कॉस्ट। ठीक है, ये मेरा रहता है, मतलब नॉर्मली 5% रहता है। इंटेंजिबल का कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं होता है। ROU, राइट ऑफ यूज एसेट, जो कि मेरा लीज से इंडिया से 116 से निकलता है, उसका कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं रहता है। उसका डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट का ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। ठीक है। फॉर्मूला इज बेसिकली 1 माइनस सेल्वेज बाय कॉस्ट। यहाँ पे फॉर्मूला आप देखोगे, आप F2 करोगे तो आपको दिख जाएगा कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। सॉरी, फंक्शन F2, फंक्शन F2। ठीक है। तो मेरा I10 है मेरा सेल्वेज वैल्यू, S/C, H इज मेरा कॉस्ट, टू द पावर 1 डिवाइड बाय लाइफ। मेरा बेसिकली जो शेड्यूल 3 में जो रहता है वो मेरा एसेट्स का लाइफ दिया हुआ रहता है F10। ये शेड्यूल 3 में मेरा लाइफ दिया हुआ रहता है, उस लाइफ से मैं WDV का रेट निकाल लेता हूँ। ये फॉर्मूला बेस्ड रहता है, ये इसका फॉर्मूला है। 1 माइनस एस इज मेरा सेल्वेज वैल्यू बाय कॉस्ट टू द पावर 1 बाई ये। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेरा ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है वो रजिस्टर पूरा जब आप मेंटेन करोगे तो ये बैलेंस मेरा इसका जो टोटल बैलेंस है मेरा लास्ट ईयर का फाइनेंशियल से मैच होना चाहिए ये। और ये ओपनिंग WDV मेरा फॉर्मूला रहता है ग्रॉस माइनस ये। ठीक है। उसके बाद एक्विजिशन, एक्विजिशन जो है मेरा ड्यूरिंग देयर मैंने जो भी एसेट्स एक्वायर करा है उसका कॉस्ट में यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मेरा ड्यूरिंग देयर 11,000 का ये है। उसके बाद रिटायरमेंट, रिटायरमेंट जो ये कॉस्ट वाला फिगर है, जो भी मैंने एसेट ड्यूरिंग देयर मैंने सेल करा है या डिस्पोज करा है, तो ये मेरा यहाँ रिटायरमेंट में आता है। उसके बाद मेरा क्लोजिंग ग्रॉस वैल्यू ये रहता है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ। उसके बाद बेसिकली मैं जो एसेट मेरा एडिशन वाला का तो डेट में यहाँ पे कैपिटलाइजेशन डेट में डाल देता हूँ। ठीक है। और जो डिलीशन रहता है, मैं डिलीशन का डेट मुझे यहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि एसेट का जो एसेट मेरा सेल हुआ है उसका डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिलीशन में कंप्यूट करता हूँ, इसलिए मैंने डेट ऑफ डीएक्टिवेशन का मैं डेट डालता हूँ यहाँ पे। फिर मेरा नंबर ऑफ एसेट यूज ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे मैं डालता हूँ यहाँ पे 3, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जो मेरा ओपनिंग में भी था क्लोजिंग में भी है। तो मेरा लाइफ 365 डेज यूज हुआ है एसेट्स, तो मैं 365 डेज यहाँ पे डालता हूँ। जैसे ये एसेट्स मेरा डीएक्टिवेट हो गया, डिलीट कर दिया मैंने, सेल कर दिया ऑन 31 जुलाई, तो 31 जुलाई तक मेरा जितना भी पीरियड 121 डेज का मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा ड्यूरिंग द ईयर में, उसके बाद नहीं लगेगा।
तो ये मेरा नंबर ऑफ डेज यूज हो जाता है, इसमें भी फॉर्मूला रहता है नॉर्मली, ये मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का भी फॉर्मूला है, ये क्लाइंट ने दिया है, ठीक है। अब क्लाइंट ने दिया है डेप्रिसिएशन का, हम इसको रिकम्प्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम मैंने रिकम्प्यूट करा हुआ है, ओपनिंग एडिशन, और मैं डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करता हूँ इसका भी अगर एक ही टेबल में आप डेप्रिसिएशन करने जाओगे फॉर्मूला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एडिशन डिलीशन अलग अलग इफ और ये बहुत चीज लगाना पड़ता है। तो इसका मैं सिंपल तरीका है डेप्रिसिएशन निकालने का, मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले पीपी रजिस्टर समझ लेते हैं। तो ये क्लाइंट बोलता है कि मेरा इतना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, हमें चेक करना होगा ये डेप्रिसिएशन सही है या नहीं है, तो इसका ये कैसे चेक करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर डेप्रिसिएशन जो मेरा एसेट सेल हुआ है उस पर मेरा कितना उस वो मेरा कॉस्ट जितना था उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, हमें वो हटाना भी पड़ेगा। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन जो डिलीट हुआ है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये है, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये आ जाता है, ये मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी है। और ये मेरा जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी है अब ये मेरा फाइनेंशियल्स में दिखना चाहिए, ठीक है। और जो मेरा एसेट जो मैंने डिलीट करा है वो मैंने किस वैल्यू पे सेल करा है, ये मैं यहाँ पे सेल वैल्यू डाल दूंगा, इसका इनवॉइस लेके फिर यहाँ से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स निकल जाते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा पीपी रजिस्टर होता है, मिनिमम इतना आपका किसी भी पीपी रजिस्टर में इतना डिटेल्स तो होना ही चाहिए। आपको बहुत कॉम्प्लेक्स पीपी रजिस्टर भी मिल सकता है, कभी कभी क्या करते हैं ये लोग स्टार्टिंग से लेकर हर साल का ये लोग ऐसे बनाते हैं, आपको बहुत लंबा चौड़ा देगा, बट जो आपको स्टार्ट करना है पीपी रजिस्टर, उस पीपी रजिस्टर का आपको समरी जब आप बनाओगे पीपी रजिस्टर में तो आपको इतना ही बनाना पड़ेगा, आपको इतना मिनिमम डिटेल्स आपको पीपी रजिस्टर में आपको डॉक्यूमेंट करना ही पड़ेगा, सो दैट आप कारो पर्पज से भी आपका सारा स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन आपका कवर हो जाए, आपका सारे टेस्ट हो जाए, टेस्टिंग आप जो पीपी का टेस्टिंग करोगे सारा आपको हो जाए इससे, ठीक है। तो दीज आर द जो भी आपका पीपी रजिस्टर मिलेगा आपको, आपको इतना डिटेल्स तो आपको वहां से पुल आउट करना ही पड़ेगा, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दिस डेटा स्मूथली, ठीक है। अब एक बार जब आपको पीपी रजिस्टर मिल गया, आपको फिर आगे क्या करना है, ईटी रिकंसाइल द बैलेंस एज पर पीपी रजिस्टर विद बैलेंस एज पर जीएल। तो आपको ड्राफ्ट फाइनेंशियल मिला हुआ रहता है, ठीक है। मान लो ये आपका ड्राफ्ट, ये टीवी है मान लो, ठीक है, और ये आपको रिकंसिलेशन विद टीवी आपका मिल गया। तो आपका ग्रॉस वैल्यू ये है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये है, नेट आपने ये वैल्यू कर दिया, आपका पीपी रजिस्टर में सेम वैल्यू आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे उन्हें सम इफ का लगा दिया है इसी सीट से, ठीक है। सम इफ का मैंने क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी सीट से लगा दिया कॉलम यू से, सॉरी, सम इफ पीपी रजिस्टर बी वन बाई पीपी रजिस्टर यू, ये सम इफ का फॉर्मूला है। सम इफ बेसिकली क्या करता है, जो भी मेरा यहाँ पे पार्टिकुलर है बिल्डिंग लैंड ये है, ये मेरा पीपी रजिस्टर में जाता है, पीपी रजिस्टर में इस कॉलम में, कॉलम बी में मेरा जितने भी बिल्डिंग्स है, जितने भी बिल्डिंग्स है उसका सम टोटल करके यहाँ पे मुझे दिखा देता है, ये सम टोटल करके मेरा सपोज बिल्डिंग है मेरा 22,62,000, यहाँ पे अगर मैं बिल्डिंग सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो 22,62,000 ये मेरा डब्ल्यूडीबी रहेगा, 22,62,000 ये रहा टोटल, ठीक है यहाँ पे। तो ऐसे मैं रिकंसाइल कर लूंगा इसको, फिर ईटी रिकम्प्यूटेड डेप्रिसिएशन टू इंश्योर दैट डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड करेक्टली। अब हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, बेसिकली हम लोग पीपी रजिस्टर को ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो भी एसेट्स जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ है, कोई डिलीशन नहीं हुआ है, तो उस पर 365 डेज का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो उस एसेट रजिस्टर में से ना मैं जो भी मेरा जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है उसमें डायरेक्टली मेरा ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ओपनिंग बैलेंस होगा, लाइफ होगा, सब कुछ होगा, उसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मुला लगा के 365 का डेप्रिसिएशन लगा दूंगा, वो मेरा डेप्रिसिएशन ओपनिंग वैल्यू पे कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखो जैसे ये रहा डेप्रिसिएशन, तो आपका ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू दिया है एक्सपेंस दिया है 7 लाख दिया हुआ है, 7,16,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन का वैल्यू यहाँ पे 7,16,000 है जो कि मेरा पीएनएल में जा रहा है। यहाँ पे मैं इसमें डेप्रिसिएशन ऑन लैंड हैज बीन रिमूव्ड मैनुअली फॉर कैलकुलेशन, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। हाँ, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू ऑफ आरओयू एसेट हैज बीन कंसीडर्ड नील, जैसे मैंने आपको बताया था आरओयू पे स्क्रैप वैल्यू नहीं होता, इंटेंजिबल्स पे भी नहीं होता स्क्रैप वैल्यू।
salvage value of the asset has been considered at 5% of cost which is as per Companies Act 2013. अब मैं ये 7,16,000 मुझे चेक करना है, ठीक है। तो मैं डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस, मतलब जो मैंने आपको बताया, ऐसे लाइन आइटम जहां पे एडिशन भी नहीं है, डिलीशन भी नहीं है, उस पे मेरा डेप्रिसिएशन कितना, पीपी रजिस्टर लूंगा मैं, ये रहा पीपी रजिस्टर, इसमें से जो भी एक्विजिशन है जहां पे जीरो है, ठीक है, इन एसेट्स पे मेरा कोई एडिशन नहीं है, और इन एसेट्स पे मेरा कोई, सॉरी, ये मेरे एसेट्स है, ठीक है, इन एसेट्स पे मेरा कुछ भी मूवमेंट नहीं है, मतलब इसमें जो भी मूवमेंट होगा मेरा डेप्रिसिएशन का ही रहेगा। तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस निकाल के इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक अलग टैब में लेके चला जाता हूँ, यही सारे टैब सेम है, और फिर मैं यहाँ पे उन्होंने जो उस एसेट पे जो कंपनी बोलता है मेरा डेप्रिसिएशन 5 लाख का है, 5,04,000 का है, 5,04,100 का है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे अगर मैं डेप्रिसिएशन, जो मैंने अभी फिल्टर लगा रखा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखोगे 5,04,000 का है, मैंने ये एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने पुल आउट कर लिया, ठीक है। अब इस पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, यूजफुल लाइफ, पहले तो मैं इसका यूजफुल लाइफ ऑलरेडी चेक करूंगा कि यूजफुल लाइफ मेरा सही है या नहीं है, इन्होंने सही ले रखा है या नहीं रखा है, वैसे यूजफुल लाइफ एज पर कंपनी एक्ट मैंने अपने हिसाब से लगाया, ठीक है। उसको मैंने फिर चेक किया इसका और मेरा सेम है या नहीं है, तो ये डिफरेंस का फॉर्मूला सारे ट्रू है, मतलब सेम है। डेप्रिसिएशन रेट जो उन्होंने ले रखा है, जो हमने ले रखा है, वो सही है या नहीं है, ये मैंने चेक किया, यहाँ पे ये भी सही है डेप्रिसिएशन रेट, ठीक है। ये मैं कारो से निकाल के देखता हूँ, सॉरी, शेड्यूल 2 से देखता हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगा लिया डेप्रिसिएशन का, L10 × Z, मतलब जो WDV का जो फॉर्मूला रहता है जेड का, ये मैंने 5% लगा दिया, और मेरा L जो है, ये मेरा ओपनिंग WDV में मैंने वो रेट लगा दिया 5%, तो मेरा एग्जैक्टली आया, डिफरेंस जीरो है। ये मेरा ओपनिंग का हो गया, ठीक है। जैसे हमने ओपनिंग का अभी करा, ओपनिंग का सिंपल सा है, हम लोग WDV का फॉर्मूला लगा के ये ऐसे चेक कर लेते हैं, जो भी फॉर्मूला आता है WDV इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ऐसे सिंपल आ जाता है। अब एडिशन, जो भी मेरा एडिशन का डेप्रिसिएशन रहता है, एडिशन में भी बेसिकली जो मेरा क्लोजिंग रहता है सॉरी, जो मेरा ओपनिंग रहता है, उसमें क्लासिफिकेशन सब उतना चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर चेक करा ही हुआ है। अंटिल अनलेस यू आर फर्स्ट ईयर ऑडिटर है, तो आपको ओपनिंग का भी आपको सब चेक करना पड़ेगा कि जो एसेट्स प्रीवियसली क्लासिफाइड है वो सही है या नहीं है। और अगर आप 2-3 साल से उस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, तो वो जो क्लासिफिकेशन आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी चेक करा ही होगा, ठीक है। तो इस साल हम लोग जो एडिशंस, जो मेरा एसेट्स रहता है, उसका मैं क्लासिफिकेशन, जो एजर्शंस होता है क्लासिफाइड, वेदर मैं एसेट हैज बीन प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, ऐसा तो नहीं है मेरा ऑफिस इक्विपमेंट को मैंने प्लांट एंड मशीनरी में डाल दिया और लाइफ मैंने 10 साल की जगह 15 साल ले लिया, ऐसा तो नहीं है। तो वो भी हमें चेक करना होता है। तो बेसिकली हम लोग एडिशंस, जो भी मेरा एसेट्स ड्यूरिंग देयर ऐड हुआ रहता है, मैं उसका क्लासिफिकेशन भी अलग से चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, इट वेरीफाइड द कैपिटलाइजेशन डेट अलाइंड विद द एसेट्स रेडीनेस। हाँ, जो भी मेरा एसेट्स ऐड हुआ है, उसका जो डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन है, मैं उसका इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, वो उस डेट से उस एसेट्स पे कुछ काम भी हुआ या नहीं हुआ है, रेडी फॉर यूज था तो कुछ यूज हुआ बने, वो सब चेक करके देखते हैं, ठीक है। और लोकेशन सेम हो गया, ये सब सारे सेम हो गए। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो मेरा एसेट डिस्क्रिप्शन, जैसे फॉकलिफ्ट है, फॉकलिफ्ट मतलब जो मेरा सामान उठाने के लिए जो क्रेन सब रहता है फैक्ट्री के अंदर ही, छोटा छोटा फॉकलिफ्ट सब, जो या फिर ट्रॉली को उठा के रैक पे रखने के लिए भी जो फॉकलिफ्ट सब होता है, वो सब होता है, ठीक है। वो प्रॉपरली क्लासिफाइड है, यस इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। जो मेरा डेल लैपटॉप है वो कंप्यूटर्स में, ठीक है। प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स मेरा ऑफिस इक्विपमेंट में है, ठीक है। जो मेरा टेबल है, टेबल मेरा फर्नीचर, ऐसे करके जितने भी लाइन आइटम्स हो, वी नीड टू चेक। दैट्स वाई जो मेरा बड़े बड़े कंपनीज होता है, बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है, इसीलिए क्वार्टरली रिव्यू होता है, सो दैट जो एसेट्स मेरा ऑलरेडी ऐड हो रहा है, वो मैं क्वार्टरली ही चेक कर रहा हूँ। तो ये हमें चेक करना ही पड़ता है कि द एसेट हैज बीन क्लासिफाइड करेक्टली। और ये क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो मेरा क्लासिफिकेशन का भी वहां से देख लेते हैं, शेड्यूल 2 से ही। जैसे ग्रुपिंग एज पर शेड्यूल 3, मेरा एसेट्स प्रॉपर्ली ग्रुप है या नहीं है,
यहाँ ऐसे चेक कर लेता हूँ, ये जो भी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये मेरा प्लांट एंड मशीनरी है, कंपनी ने भी प्लांट एंड मशीनरी में डाल रखा है, इसको हमें चेक करना होता है। ये सैंपल बेसिस पे नहीं, ये 100% ही करना होता है, सैंपल बेसिस पे इसका नहीं होता है। सैंपल बेसिस में आप इनवॉइस ऑफ सैंपल बेसिस पे, ये तो स्क्रूटनी हो गया। स्क्रूटनी में आपको पूरा एसेट रजिस्टर ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी एसेट ऐड हुआ है, छोटे छोटे कंपनी में ये 20, 50, 100, 200, 500 होंगे। बड़े बड़े कंपनी में एडिशंस अराउंड 1000 से 2000 लाइन आइटम्स या 4000 लाइन आइटम्स होता है। तो वो आप एक बार जैसे ज्यादातर कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर में फिल्टर मार लेना, ठीक है। बिल्डिंग, लैंड, ऑफिस डॉक्यूमेंट, यही सब तो रहता है, 5-6 ही तो टाइप रहता है एसेट्स का, तो हमें देखना पड़ता है बट, ठीक है। तो इसका मैंने क्लासिफिकेशन में यहाँ से देख लूंगा, तो क्लासिफिकेशन सही है। मैंने क्लासिफिकेशन सही है कैसे, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि हाँ ये हमारे हिसाब से भी ये इसी में जाना चाहिए। अगर सपोज करो ये इसमें नहीं है तो ये फॉल्स आ जाएगा, फॉर्मूला ड्रिवन है। तो हम लोग फिर क्लाइंट से पूछेंगे कि ये फॉकलिफ्ट को आपने ऑफिस में क्यों डाला, प्लांट एंड मशीनरी में क्यों नहीं डाला, इसका लाइफ तो 15 साल होना चाहिए, आपने 10 साल क्यों लिया है। ये सब क्वेश्चन रेज होते हैं उस टाइम पे। तो फिर उस हिसाब से ये लोग चेंज करके फिर आपको दे देंगे रेक्टिफाई करके, ठीक है। इसका यूजफुल लाइफ जैसे हमने वहाँ पे यूजफुल लाइफ चेक करेंगे कि हाँ प्लांट एंड मशीनरी 15 साल है, लैपटॉप का 3 साल है, ये मेरा 5 ईयर्स, ऑफिस इक्विपमेंट 5 ईयर्स है, फर्नीचर 8 ईयर्स है या 10 ईयर्स है, जो भी है। ये करके लाइफ हमने चेक कर लिया। डेप्रिसिएशन रेट तो फॉर्मूला ड्रिवन है वही, ये सिंपल 5/100 भी कर सकते हो, 5% सैलरी वैल्यू, ये फॉर्मूला लगा के इंटू लाइफ करके आपका आ जाता है, ठीक है। मतलब रेट भी सही ले रखा है। नंबर ऑफ डेज यूज, ये बेसिकली मेरा डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन से मैं लेता हूँ, जैसे मैंने 182 डेज लिया है, तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ डेज यूज है 182 डेज इन्होंने ले रखा है। तो डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन के लिए मैं इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट्स लेता हूँ, या फिर जो भी इसका कैपिटलाइजेशन जो भी सर्टिफिकेट होता है इंजीनियर देते हैं, वो ले लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे कैपिटलाइजेशन डेट डाल के उस दिन से मैं अपना डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये तो ऐसे करके मैंने नंबर ऑफ डेज भी चेक कर लिया। डेप्रिसिएशन एज पर ईटीज एंगेजमेंट टीम, जो हमारा 10 या 5 या 10 जितना बड़ा कंपनी रहता है उतनी बड़ा टीम रहता है। तो एज पर ईटी हमने भी कैलकुलेट करा डेप्रिसिएशन। यहाँ पे ना ये वाला रहता है 365 डेज, पूरा साल का तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, जिस दिन यूज में है वहां से लगेगा। तो ए बी 22 मतलब 182 डेज बाय 365 करके हमने उतने दिन का डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो ये 1,50,000 आया। तो मेरा ओपनिंग का मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, एसेट एडिशन का कर लिया। अब मैं डिलीशन का करूँ, डिलीशन का सब एसेट्स में क्या होता है, एसेट ऐड होने के बाद इधर डिप्रिसिएशन लगता है, और डिलीशन में जिस दिन डिलीट हुआ वहां तक लगेगा, इधर से इधर लगेगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन सीज हो जाता है डेट ऑफ डिलीशन से। तो वो हमें बहुत सारा कंपनीज क्या करती है कि ओपनिंग डब्ल्यू मतलब जो एसेट मेरा डिलीट हुआ उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता है। बहुत सारे कंपनी वाले को मतलब ओपनिंग डब्ल्यू ही डायरेक्ट उतना ही कर देते हैं, डिप्रेशन चार्ज नहीं करते हैं टिल डेट ऑफ डिलीशन। जैसे कोई एसेट मेरा अक्टूबर में डिलीट हुआ है, तो वो लोग अप्रैल तक का जो डिप्रेशन चार्ज हो रखा है, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। जो डब्ल्यू ओपनिंग रहता है वही डाल के जो भी मेरा डिफरेंस रहता है पीएनएल में डाल दें। मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, आपका डिप्रिसिएशन का चार्ज डिप्रिसिएशन में ही जाना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, ओपनिंग डब्ल्यू 100 रुपया था, ठीक है। मैंने डिलीशन करा इन अक्टूबर मैंने डिलीशन किया 25 रुपया का, ठीक है। डिलीशन 25 रुपये करा, मतलब सेल, डिलीशन अक्टूबर सेल वैल्यू 25 रुपया, ठीक है। या फिर 25 रुपया नहीं, इसको मान लो मैंने 110 पे डिलीट करा, तो मेरा पीएनएल जो बैंक ये लोग करते हैं, अकाउंटेंट्स ऑफ कंपनी के, ये क्या करते हैं, 100 डिलीशन माइनस डब्ल्यू जो भी 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया, ऐसे करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, डिप्रिसिएशन जो भी मान लो